गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से जो होम साइंस की वर्कशीट जारी की गई हैं उसमें आज हम वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे जो क्लास 12th के बच्चों के लिए बनाई गई हैं। ये वर्कशीट हमारी 4th यूनिट से रिलेटेड है जो हमारी यूनिट है वस्त्र एवं परिधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा आप देख ही रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, तो हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यावसायिक धुलाई की मशीनों में किलोग्राम भार तक के कपड़े धोए जा सकते हैं। कितने किलोग्राम भार तक के कपड़े व्यावसायिक धुलाई की मशीनों में धोए जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो व्यावसायिक धुलाई की मशीनों से मीनिंग है वो है हमारा कमर्शियल लॉन्ड्रीज से। ठीक है, तो कमर्शियल लॉन्ड्रीज की जो मशीनें होती हैं उनमें 100 किलोग्राम भार तक के कपड़े धोए जा सकते हैं। मशीन्स ऑफ कमर्शियल लॉन्ड्रीज कैन वॉश अप टू 100 kg लोड ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह समय या जीवन काल जिसमें फैशन चलता है क्या कहलाता है। तो बच्चों उसको कहते हैं हम फैशन चक्र। ठीक है, टाइम स्पैन ऑफ फैशन इन विच स्टे इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फैशन साइकिल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डेनिम्स की रचना किसके द्वारा की गई। जो डेनिम है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो बच्चों डेनिम की रचना लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो फैशन कम समय के लिए आते हैं उसे क्या कहते हैं। जो फैशन मान लीजिए थोड़े समय के लिए आया और फिर वो एकदम से गायब हो जाता है तो उसे कहते हैं हम फेड्स। क्या कहते हैं उसको, फेड्स कहते हैं। जो फैशन कम समय के लिए आता है, थोड़े दिन के लिए आता है और फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश रेखाएं लंबाई का भ्रम देती हैं, डैश रेखाएं चौड़ाई का भ्रम देती हैं। आपने लाइंस पढ़ा था, यहाँ पर आपको बताना है कि लंबाई का भ्रम कौन सी रेखाएं देती हैं और चौड़ाई का भ्रम कौन सी रेखाएं देती हैं। लंबाई के भ्रम से मतलब है कि जिन रेखाओं को डालने से लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है और जिनको लगाने से चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चे जो लंबाई का बढ़ाती हैं रेखाएं वो होती हैं लंबतर रेखाएं और जो चौड़ाई को बढ़ाती हैं वो कौन सी होती हैं, क्षैतिज रेखाएं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप लंबतर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं लिखेंगे। लंबाई, लंबतर रेखाएं लंबाई का भ्रम देती हैं और क्षैतिज रेखाएं चौड़ाई का भ्रम देती हैं। यहाँ पर लंबतर से तात्पर्य क्या है, वर्टिकल लाइंस से जो इस तरह की होती हैं। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइंस, हमेशा लंबाई बढ़ने का एहसास देती हैं। और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर क्षैतिज रेखाएं जो हमेशा चौड़ाई बढ़ने का आभास देती हैं। नेक्स्ट आता है रंग के नाम को क्या कहते हैं। तो रंग के नाम को क्या कहते हैं बच्चे, आपने पढ़ा था, आपको अच्छे से याद भी होगा। रंग के नाम को ह्यू कहते हैं। तो रंग के नाम को क्या कहते हैं, रंग के नाम को ह्यू कहते हैं, HUE ह्यू। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। का इस्तेमाल कपड़ों पर पड़ने वाली सिलवटों को हटाने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल कपड़ों पर पड़ने वाली सिलवटों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इस्त्री या फिर आयरन का इस्तेमाल कपड़ों पर पड़ने वाली सिलवटों को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कार्ड रंगों, आभाओं और शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। वो क्या चीज़ है, जो कौन सा कार्ड है जो रंगों, आभाओं, शेडों और विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी कलर चैप्टर की जो मैंने पढ़ाई हैं उसमें ये बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो वो कौन सा कार्ड है, वो होता है बच्चों पेंटोन कार्ड। यदि नहीं देखी है तो कलर वाली चैप्टर की जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा आप, जो यूनिट 4 में है आपका। ठीक है, तो कौन सा कार्ड है वो कार्ड है पेंटोन कार्ड। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, पेंटोन कार्ड रंगों, आभाओं और शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर रंगों के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको ये पिक्चर देखनी है और यहाँ पर आपको रंगों के प्रकार की पहचान बतानी है। जब आपने कलर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर, प्राथमिक कलर,
प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग पढ़े थे। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कलर्स हैं वो आपने 3 रंग पढ़े थे, फिर आपने सेकेंडरी कलर बनाने सीखे थे और फिर आपने टर्चरी कलर पढ़े थे, जिसको हम क्या कहते हैं, तृतीयक रंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने यदि कलर वाली चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर सारे कलर समझाए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, प्राइमरी कलर्स हमारे 3 होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, और हमारे 3 होते हैं सेकेंडरी कलर। जब हम एक प्राइमरी कलर और जब हम एक सेकेंडरी कलर लेते हैं तो हमारा कौन सा कलर बनकर तैयार होता है, वो बनकर तैयार होता है हमारा तृतीयक रंग। इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। देखिए, ये हमारा कलर चक्र हो गया, इस पे 12 रंग होते हैं, येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल, रेड पर्पल, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज और येलो ऑरेंज। थोड़ा क्लीन नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा यदि आप समझेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे प्राइमरी कलर, जो हमारे कौन कौन से होते हैं। एक हमारा येलो होता है, ठीक है बच्चे, और दूसरा कौन सा होता है, हमारा ब्लू होता है, और तीसरा होता है हमारा रेड। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर्स। ठीक है बच्चे, ये हमारे कौन से कलर हो गए, प्राइमरी कलर। अब जब 2 प्राइमरी कलर मिलाते हैं तो हमारा एक कौन सा कलर बनकर तैयार होता है, ये हमारा बनकर तैयार हो गया सेकेंडरी कलर। ठीक है, देखिए ये ग्रीन यहाँ पर बन गया सेकेंडरी कलर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा बना, ये पर्पल सेकेंडरी कलर बन गया। ठीक है बच्चे, जहाँ मैं एस लिख रही हूँ। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो कलर्स बचे हैं, ये सारे हमारे कौन से 6 कलर बच गए, ये 6 के 6 हमारे बच गए तृतीयक रंग या फिर टर्चरी कलर्स। इसमें आपको जो मेरी कलर वाली वीडियो है उसको ध्यान से देखना, उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ भी मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया है, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको ये देखना है और बताना है कि ये कौन सी टेक्निक है, कौन सी डिज़ाइन टेक्निक है। बहुत अच्छे से आपने लैब में प्रिंट किया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या है, ये आपका टाई एंड डाई है। ठीक है बच्चे, कौन सी प्रिंटिंग है ये टाई एंड डाई प्रिंटिंग की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक पोशाक में विकिरण द्वारा लय लाने का चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है और उसमें विकिरण द्वारा लय बतानी है, रेडिएशन लय। ठीक है, यहाँ पर आपको रेडिएशन लय बतानी है, रिदम बतानी है, वो बनाएंगे आप डायग्राम के माध्यम से। जैसा आपको समझाया भी गया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना के बताती हूँ। जब आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे, कोई ड्रेस बनाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह की लय नेक पर आएगी, तो इसको हम विकिरण द्वारा लय कहते हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें होती हैं, वो लय यहाँ पर आप इस तरह से बनाकर दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी इस तरह का डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, जिसको आप विकिरण द्वारा लय में समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप एक पार्टी में गए और आपने देखा कि आपकी पोशाक पर लिपस्टिक का धब्बा लग गया है। आप कौन से 2 अभिकर्मक यूज करेंगे लिपस्टिक का धब्बा हटाने के लिए। धब्बे वाली जो वीडियो आपको पढ़ाई है, प्रैक्टिकल वाली वीडियो है, उसमें बहुत अच्छे से आपको सारे स्टेन रिमूव करने समझाए गए हैं। आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप तुरंत आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि लिपस्टिक का धब्बा किससे रिमूव होता है। तो बच्चों, लिपस्टिक का धब्बा हटाने के लिए हम मैथिलेटेड स्प्रिट और ग्लिसरीन, 2 चीज़ों से हम लिपस्टिक का धब्बा हटा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 का ही अथवा करके क्वेश्चन दिया है। आप चाय पी रहे हैं और आपके हाथ से चाय कमीज पर गिर गई है, तो आप चाय का धब्बा कैसे हटाएंगे। देखिए, यदि चाय का धब्बा हट लग जाए तो सीधा सा तरीका है कि उबलता हुआ पानी उस पर डाल दीजिए, चाय का धब्बा हट जाएगा। लेकिन यदि फिर भी नहीं हट रहा है तो आप उसके ऊपर बोरेक्स फैला देंगे और फिर बाद में पानी से साफ कर देंगे। ठीक है, और एक और मेथड होता है कि ग्लिसरीन में डुबोने से भी चाय का धब्बा साफ हो जाता है। अब आते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। चलिए तो मैचिंग करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट दिया है आतिथ्य सत्कार क्षेत्र। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर आएगा बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट का 2। किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, परिसज्जा पर विशेष ध्यान। फिर आता है
बी, अस्पताल के धुलाई वस्त्र। अस्पताल के धुलाई वस्त्र कौन से होते हैं? सूती और टेरिकॉट। ठीक है। व्यावसायिक धुलाई वस्त्र कौन से होते हैं? हम ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, रेशमी, ऊनी, मिश्रित कपड़े, ये सब हम व्यावसायिक धुलाई के लिए देते हैं। फिर परिसज्जा, फिनिशिंग कौन सी होती है? वो होती है आपकी कैलेंडरिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बच्चों ए। ठीक है। 1 का 2 हो गया, बी का क्या हो गया? 3 हो गया, और सी का 4 और डी का 1 हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर भी आपको मैचिंग ही करनी है। चलिए इस मैचिंग को देखते हैं। यहाँ पर आपको प्राइमरी रंग बताने हैं, सेकेंडरी कलर बताने हैं, और विपरीत कलर बताने, कंट्रास्ट कलर, और आपको अनुपूरक कलर बताने हैं। चलिए तो ये वाला करते हैं मैचिंग। सबसे पहले हमें प्राइमरी कलर देखने हैं कि प्राइमरी कलर कौन से हैं। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि प्राइमरी कलर हमारे कौन से होते हैं। तो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे लाल, नीला और पीला। ठीक है बच्चे। फिर हमारे सेकेंडरी कलर देखते हैं हम। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं हमारे? द्वितीयक रंग वो होते हैं नारंगी, हरा और बैंगनी। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं तीसरा कौन से कलर हैं हमारे? विपरीत कलर, या फिर जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी हमने जो पढ़ी थी। ठीक है। यहाँ पर हम विपरीत जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर लेते हैं वो लेते हैं पीला और बैंगनी। ये रंग वो रंग होते हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर आता है अनुपूरक कलर, एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर कौन से होते हैं? जो रंग चक्र पर 3 रंग पास पास होते हैं उन्हें हम एनालॉगस कलर कहते हैं। तो एनालॉगस कलर कौन कौन से हो गए? ये हो गए हमारे नीला, नीला हरा और हरा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है बच्चे। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इसमें आपको फुल फॉर्म्स बतानी है। NIFT की सबसे पहले फुल फॉर्म बतानी है आपने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। NIFT की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पर आपको इग्नू की फुल फॉर्म बतानी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आप एग्जाम के टाइम में उसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है DTTE, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है विबग्योर। विबग्योर की यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है कि कौन कौन से विबग्योर में कलर होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। फिर आता है ITI। ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब आते हैं हम केस स्टडी की तरफ। आई होप आपने ये सारी फुल फॉर्म लिख ली होंगी, और नहीं लिखी है अगर तो मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आप ये 5 फुल फॉर्म सही से याद कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, विबग्योर, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ITI की फुल फॉर्म है। फिर चलते हैं हम केस स्टडी 1 की तरफ। जैसा आप जानते ही हैं कि हर वर्कशीट में 2 केस स्टडी होती हैं, और हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस स्टडी लेते हैं और फिर इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। सबसे पहले हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। एक सफल डिजाइन का विकास मूल डिजाइन सिद्धांतों की समझ पर निर्भर करता है। डिजाइन के सिद्धांत वे नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीके से डिजाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। इसमें अनुपात, संतुलन, महत्व, आवर्तीता तथा सामंजस्य सम्मिलित है। यद्यपि प्रत्येक सिद्धांत का एक पृथक अस्तित्व रखता है, उन्हें सफलतापूर्वक जोड़ना एक प्रभावशाली उत्पाद का निर्माण करता है। सभी लोगों के लिए उचित वस्त्र तब बनते हैं जब डिजाइन के सिद्धांतों का डिजाइन के तत्वों जैसे रेखा, आकार, रंग और बुनावट के साथ आपस में मेल हो। चलिए तो अब इस केस स्टडी का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है कि डिजाइन का तत्व एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको एलिमेंट ऑफ आर्ट बताना है। देखिए आकार डिजाइन का तत्व है, रंग डिजाइन का तत्व है, और रेखा भी डिजाइन का तत्व है। यहाँ पर आवर्तीता, आवर्तीता क्या होती है? रिदम, रिदम डिजाइन का तत्व नहीं है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, डिजाइन का सिद्धांत है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आवर्तीता डिजाइन का सिद्धांत हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
डिज़ाइन के वे नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीके से डिज़ाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि ये डिज़ाइन के वे नियम हैं। डिज़ाइन के क्या हैं, वो जो संचालन भी करते हैं और ये बताते हैं, हमें सारी टेक्निक्स सिखाते हैं कि किस प्रकार से डिज़ाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। तो वो क्या हैं, वो हैं डिज़ाइन के सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन से ही हमें पता लगता है कि हमें डिज़ाइन को किस तरह से मिलाना है। जो आपने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, आपको बहुत अच्छे से याद भी होंगे, और नहीं याद है तो वो डिज़ाइन वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे इसको समझने के लिए। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। परिधान में संतुलन इस प्रकार का नहीं हो सकता। क्या कहा है कि परिधान में जो संतुलन है, बैलेंस है, वो किस प्रकार का नहीं हो सकता है। देखिए, आप याद करिए, औपचारिक संतुलन होता है, आपने पढ़ा था औपचारिक संतुलन, यस होता है, क्यों नहीं होता है। और फिर आपने अनौपचारिक संतुलन भी पढ़ा था और असंतुलन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था। तो क्या नहीं होता है, रेडियल नहीं होता है। ठीक है, असंतुलन हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा, डिज़ाइन का संतुलन किस प्रकार का नहीं होता, ये रेडियल नहीं होता है। ठीक है, आपको याद होगा आपने औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह का संतुलन पढ़ा था। ठीक है, संतुलन और असंतुलन, तो अनौपचारिक मीन्स भी असंतुलन ही हो गया है यहाँ पर हमारा। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन, इसी जो हमारी केस स्टडी 1 है, इसी का अब हम 4th क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें बताया है कि डिज़ाइन का यह सिद्धांत पोशाक का केंद्र बिंदु होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपको याद है कि यहाँ पर हमने बात करी है, किसकी बात करी है, यहाँ पर हमने बात करी है केंद्र बिंदु की। केंद्र बिंदु की हमने बात करी है यहाँ पर। केंद्र बिंदु क्या होता है, यस आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन। केंद्र बिंदु क्या होता है, केंद्र बिंदु किसी भी चीज का एम्फेसिस पॉइंट होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एम्फेसिस की। तो एम्फेसिस को इन्होंने इसमें क्या बताया है, एम्फेसिस को महत्व के नाम से बताया। ठीक है, ये पोशाक का केंद्र बिंदु होता है जिसको हम एम्फेसिस भी कहते हैं। अब हम केस स्टडी नंबर 2 लेते हैं। महिलाओं ने 1880 के दशक में स्कर्ट और ब्लाउज पहनना शुरू किया। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की और एक कदम था। लंबाई और कमर आसानी से माप के अनुकूल ठीक कर लिए जाते थे और इससे यह संभव हो सका कि रोजगार से जुड़ी महिलाओं की अलमारी में अलग अलग परिधानों को केवल आपस में मिलाने से विविधता आ जाती थी। 1880 के दशक में स्कर्ट या फिर घाघरा और ब्लाउज पहनने शुरू किए गए। ये महिलाओं के लिए पहनने को तैयार कपड़ों के निर्माण की ओर एक कदम था। लंबाई और कमर आसानी से माप के अनुकूल ठीक कर लिए जाते थे और इससे यह संभव हो सका कि रोजगार से जुड़ी महिलाओं की अलमारी में अलग परिधानों को केवल आपस में मिलाने से विविधता आ जाती है। 19वीं शताब्दी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। चलिए, तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 18वीं शताब्दी में यूरोप की फैशन राजधानी बना। क्या बना, फैशन की राजधानी कौन सा था, यह भी पहली वाली वर्कशीट में भी क्वेश्चन आपका आया था। बच्चों, फैशन की राजधानी क्या बना था, ये आंसर है हमारा पेरिस। पेरिस यूरोप की फैशन राजधानी बना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिलाओं के लिए तैयार कपड़ों का निर्माण होने से की अलमारी में विविधता आ सकी। कौन सी, जो वर्किंग वीमेंस होती हैं, कामकाजी वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनकी अलमारी में विविधता आ सकी। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में औद्योगिक क्रांति के कारण वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण कहां पर वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ, तो यहां पर इसका आंसर आएगा बच्चे यूरोपियन। क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा यूरोपियन। फिर 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में डैश और डैश के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। डैश और डैश किसके माध्यम से, जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराया गया। फैशन शो के 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा मेलों और बाजारों। क्या आंसर आएगा यहाँ पर आंसर आएगा मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को जेब के अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। तो बच्चों, यहाँ पर हम ये वर्कशीट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे क्वेश्चन आपने सही कर लिए होंगे। आपने इस वर्कशीट को पहले भी किया था। यदि आपका कोई आंसर गलत है तो उसको जरूर सही कर लीजिए और सारी वर्कशीट अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ
जो हमारी वर्कशीट नंबर 5 होगी उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच ना।